नमस्ते छात्रों, मैं स्नेहा मैडम आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएँ, यह पूरक पठन आज हम पढ़ेंगे। दो लघु कथाएँ, यह पूरक पठन। तो बच्चों, यहाँ इस दो लघु कथाएँ इस पूरक पठन में दो छोटी छोटी कथाएँ दी गई है। पहली है कंगाल और दूसरा है सही उत्तर। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कंगाल। यह जो लघु कथा है इसमें लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय लेते हैं। दो लघु कथाएँ इस पाठ के लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा जी। तो उनका परिचय हम करा लेते हैं। नरेंद्र छाबड़ा जी जाने माने कथाकार है। कथाकार यानी कहानियाँ लिखने वाले लेखक है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी है। आपकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। लघु कथाएँ अर्थात क्या बच्चों? छोटी छोटी कथाएँ। तो जो छोटी छोटी कथाएँ होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है? लघु कथाएँ कहा जाता है। तो इनकी जो छोटी छोटी कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, उन छोटी कहानियों को अनेक पत्र पत्रिकाओं में अर्थात वर्तमान पत्र जो अखबार जो होते हैं या अखबारों के साथ जो मासिक आते हैं उन मासिकों में भी उनकी लघु कथाएँ छपती रहती है आए दिन। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ है मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ। यह एक छोटी छोटी कथाओं का संग्रह इन्होंने किया हुआ है, संग्रहित इनका किया गया है। तो सबसे पहले हम गद्य संबंधी जानकारी लेते हैं कि यहाँ जो दो लघु कथाएँ दी गई है उसमें से प्रथम लघु कथा है कंगाल। तो इस कहानी के ज़रिए लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं बच्चों? तो देखिए, यहाँ लोगों की मानसिक प्रवृत्ति के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल में या बड़े बड़े होटल में जब हम जाते हैं, वहाँ कुछ खरीदारी करते हैं, तो वहाँ का जो उस मतलब चीज़ों का जो दाम होता है, जो मूल्य होता है, वह फिक्स होता है, वह निश्चित होता है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। बड़े बड़े दुकानदार जो भाव हमें बताते हैं उसी भाव में हम वह वस्तु खरीद कर निकल जाते हैं। लेकिन वही बात जब हम किसी रास्ते के किनारों पर बैठे हुए जो दुकानदार होते हैं, खोमचे वाले होते हैं या फेरी वाले लोग होते हैं, उनके पास अगर हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले से ही उनकी कीमत थोड़ी कम ही होती है, फिर भी उस भाव में भी हम कम करने की कोशिश करते हैं। 1-2 रुपयों को लेकर उस दुकानदार के साथ या उस गाड़ी वाले के साथ, फेरी वाले के साथ हम क्या करने लगते हैं? झगड़ा करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि इसमें और कम कर दो। जैसे कि समझो कुछ 100 रुपए की अगर चीज़ है तो हम उसे 95 में दे दो, 80 रुपए में दे दो, इस तरह से झिक करने लगते हैं। तो यह जो हमारी मानसिकता है, यह मानसिकता हमें बदलनी चाहिए। यह बात हम बड़े दुकानों में या मॉल में जाकर हम करते हैं क्या बच्चों? नहीं, वो लोग जितना बताते हैं चुपचाप उतने पैसे देकर वह लेकर हम वापस आते हैं। तो यह प्रवृत्ति जो लोगों की जो ये मानसिकता है, यह मानसिकता बदलने के लिए या उस पर एक दृष्टिक्षेप डालने के लिए लेखक ने यह पहली लघु कथा यहाँ बताई है जिसका नाम है कंगाल। तो सबसे पहले हम कंगाल के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे दूसरी जो लघु कथा है सही उत्तर। तो सबसे पहले हम कंगाल यह कहानी देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ वीडियो में भी आपको कहानी दिख रही है या फिर आप अपनी किताब खोलकर भी बैठ सकते हो। तो इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो देखिए,
गर्मी के मौसम के बारे में यहाँ बताया है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अप्रैल मई का महीना जो हो उसमें भीषण गर्मी पड़ती है और दिन जैसे अंगारे की तरह तपने लगते हैं। हर किसी के मुंह से उफ ये गर्मी ऐसे वाक्य निकलने लगते हैं। तो इस तरह से गर्मी से हैरान परेशान लोग बहुत ही ज़्यादा हमें वहाँ तब उस दिन मतलब हर कोई गर्मी से परेशान होता है। और गर्मी के मौसम में दिन जैसे कि अंगारे की तरह तपता हुआ दिखाई, जैसे कि मैंने यहाँ एक फ़ोटो दिखाया है, देखिए। तो ये जो दिन है अंगारे की तरह, अंगारा अर्थात क्या, जलता हुआ कोयला जो होता है उसके पास जाएंगे तो जिस तरह से हमें गर्मी लगती है उसी तरह से दिन में इस धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लग रही थी। तो लेखक भी उसी बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ और एक चित्र मैंने दिखाया हुआ है कि जहाँ रातों में भी हमें चैन नहीं होती है। कब? इस गर्मी में, कि रातों में भी जो हवाएं चलती है वो लू की हवाएं, लू अर्थात बहुत ही गर्म हवाएं चलने लगती है और इसी के कारण वातावरण और भी ज़्यादा उमस भरा या उष्णता से भरपूर ऐसा वातावरण हो जाता है, जिसके कारण हमें बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। सोचा इस लिजलीजे अर्थात क्या बच्चों, कि जिसमें कोई मतलब बेढंगा ऐसा एक ये हो गया है, पसीना पसीना हम हो जाते हैं और घुटन भरा मौसम है, घुटन भरा अर्थात क्या, जिसमें मतलब सांस लेने के लिए भी हमें कठिनाई होती है। ऐसा मतलब बहुत ही घुटन भरा मौसम उस वक्त तैयार होता है गर्मी के मौसम में। और इस सारे मौसम से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, कि ऐसे गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जाते हैं। आप लोगों को पता है हिमाचल हो या कश्मीर हो, वहाँ पहाड़ों पर अप्रैल और मई के महीने में भी अच्छे से ठंडी रहती है। तो लोग क्या करते हैं, इस गर्मी से, भीषण गर्मी से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए राहत पाने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से लेखक ने भी सोचा कि ऐसे गर्मी से थोड़ा सा दूर जाकर पहाड़ों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर आराम कर आऊँ, थोड़ा सा राहत पाऊँ। और इसलिए जैसे ही उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, वह एक उनका अपना एक प्रोग्राम वह बना देते हैं और अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें रेलगाड़ी दिखाई दे रही है और आजू बाजू में थोड़ी सी ग्रीनरी और झरना भी दिखा है। जैसे कि लेखक अगले सप्ताह ही कहाँ पहुँच गए हैं, पर्वतों पर या पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे कि हम समझेंगे हिमाचल पर्वत हो या जैसे कि शिमला हो, कुल्लू मनाली नैनीताल, ऐसी जगह पर, ऐसी किसी जगह पर लेखक पहुँच गए हैं। तो देखिए वहाँ का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने यहाँ किया है कि 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण तो बहुत ही सुंदर था, स्वच्छ था और बहुत ही ठंडा मौसम होने के कारण लेखक को 2-3 दिन में ही बहुत ही सुंदर लगने लगा था। क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों का पर्यावरण जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ की हवा शुद्ध होती है, पानी अच्छा शुद्ध मिलता है, जबकि हमारे शहरों में ऐसा पर्यावरण होता है क्या बच्चों? नहीं, हमारा पर्यावरण बहुत ही काफ़ी मात्रा में दूषित होता है और इसीलिए पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी सुंदर रहता है और वहाँ के लोग मतलब फ्रेश दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ गर्मी से जब परेशान होते हैं उस वक्त भी हमें वहाँ क्या मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही राहत मिलती है। तो इस तरह से लेखक पहुँच गए हैं पर्वतीय स्थलों पर। तो देखिए वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ जैसे कि मैंने दिखाया है कितना सुंदर है। देखिए मतलब अप्रैल और मई के महीने में भी यहाँ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का या वहाँ का नज़ारा बहुत ही शोभनीय ऐसा है, विलोभनीय ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। हरे भरे पहाड़ है, गर्व से सीना ताने खड़े हैं वह पहाड़। यहाँ देखिए किस तरह से जैसा कोई सिपाही खड़ा हो, इस तरह से अपने सीने को तान कर हरा भरा पहाड़ यहाँ खड़ा हुआ है। तो इस तरह से दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, दीर्घता मतलब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए जैसे कि दिखा रहे हो, ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष जहाँ दिखाई देते हैं। तो इस तरह से
पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने, अर्थात क्या, वहाँ पहाड़ों पर बहुत ही शांति है, एकदम एकांत भाव है, वहाँ पर नीरवता है, नीरवता मतलब बिल्कुल शांति है। और उसी शांति में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है। किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है बच्चों? झरने की। तो झरने की कल 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 ऐसी सुंदर आवाज़ उस शांत जगह पर चारों तरफ फैली हुई है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पहाड़ों का, झरनों का, वृक्षों का और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में लेखक ने किया हुआ है। तो इस तरह से मन बदलाव के लिए इतना काफ़ी था लेखक के लिए। तो इतने सुंदर जगह पर या हरे भरे पहाड़ों में जाकर लेखक बहुत ही खुश हो गए हैं। उन्हें बहुत ही चैन वहाँ प्राप्त हुआ है। लेखक उस दिन शाम को एक वक्त झील के किनारे टहलने के लिए गए हुए थे बच्चों। तो देखिए यहाँ जिस तरह से लोग पर्यटन, जो सैलानी जो होते हैं, जो सैलानी पर्वतीय क्षेत्र में इस झरने के आजू बाजू में झरना देखने के लिए आए हुए सैलानी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से लेखक भी एक झील के किनारे गए। झील अर्थात एक लेक जो होता है, तालाब जो होता है, उसके किनारे लेखक घूमने के लिए गए हैं। तो बच्चों आपको तो पता ही होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ ठंड बहुत होती है वहाँ भुट्टे मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में एक भुट्टे वाला भुट्टा गर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। तो लेखक भी उस दिन गए हुए थे वहाँ टहलने के लिए और तभी लेखक को पीछे से एक भुट्टे वाले ने आवाज़ दी, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूँगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो लेखक ने पूछ लिया, वो भुट्टे वाला लेखक को पूछ रहा था कि मैं आपको भुट्टा गरम करके दूं क्या? उसे अच्छे से नींबू मसाला लगाकर दे दूंगा। तभी लेखक ने हमेशा की तरह सहज भाव से उसे पूछा कि एक भुट्टा कितने का मिलेगा? तो उस भुट्टे वाले ने क्या जवाब दिया बच्चों? 5 रुपये का। मतलब इसका एक भुट्टा जो है 5 रुपयों का था। तभी लेखक, क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? तो लेखक को आश्चर्य लगा, थोड़ा सा महंगा लगा भुट्टा। वह कहते हैं कि हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है। ठीक है तुम 3 ले लो, लेकिन क्या 5 रुपये एक भुट्टे के पीछे 3 रुपये ज़्यादा लोगे तुम? नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो लेखक ने कहा कि जाने दो भैया, हमारे यहाँ जो 5 रुपये 2 रुपये में जो चीज़ मिलती है आप 5 रुपये ले रहे हो, ये तो कुछ मुझे रास नहीं आ रहा है, रहने दो तेरा भुट्टा। ऐसा कहते हुए लेखक वहाँ से निकल गए। तो आगे जाकर लेखक एकाएक रुक गए, अचानक से सडनली वह रुक गए, ठिठक गए वहीं पर। और उनके मन में एक विचार आया। वह क्या विचार था कि वे सोचते हैं कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। तो लेखक ने अच्छी बात यहाँ बताई है। देखिए लेखक ने तो पहले मना कर दिया कि मुझे 5 रुपए का भुट्टा नहीं चाहिए बाबा, हमारे यहाँ तो 2 रुपए में मिलता है, और वहाँ से निकल पड़े। जाते जाते उनके मन में विचार आया कि अरे हम जैसे लोग, देखो ऐसे जो अमीर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, वो शौक़ रहता है उनका, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, ट्रैवलिंग में खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं तो होटल का पैसा देना पड़ता है। उन लोगों को कम करने के लिए हम बताते हैं क्या, नहीं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे तभी वहाँ जो दाम होता है वही उस दाम देकर हम कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं। लेकिन जब कोई गरीब व्यक्ति सिर्फ 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो वहाँ हम क्या करने लगते हैं, झिकझिक करते हैं। तो यहाँ कंगाल कौन है? कंगाल अर्थात क्या, गरीब। तो कंगाल तो हम ही हैं।
बाकी जगहों पर हम इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन किसी एक गरीब को 2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा देना हो तो हम वहाँ हिचकिचाने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारी मनोवृत्ति कैसी है वहाँ? कंगाल है। हम किसी को 2-4 रुपये देना, मतलब गरीब को देना नहीं चाहते हैं। भले ही वो बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे तो कितना ज़्यादा हम देते हैं उसके ज़्यादा फिक्र भी नहीं करते हैं, और छोटे लोगों के पास या गरीब लोगों के पास हम ऐसे झिक करते हैं। तो यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, और यह बात तभी लेखक को समझ में आई है। इसलिए उल्टे पाँव फिर से लेखक जो है भुट्टे वाले के पास आते हैं और देखते हैं, उसे पैसे देते हैं, 20 रुपये देते हैं, और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या किया है लेखक ने, फिर से भुट्टे खरीद कर वहाँ से निकल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ लेखक ने इस पाठ के ज़रिए हम लोगों की मानसिकता यहाँ बताई है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गरीब लोग होते हैं, दिन भर रास्ते पर खड़ा रहकर वह कुछ काम करके मेहनत की कमाई कर रहे हैं, तो उनकी उस मेहनत की कमाई हमें पूरी तरह से देनी चाहिए, न कि उनसे झिक करते हुए 1-2 रुपयों के लिए बहस नहीं करनी चाहिए। और यही बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो यही हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमारी मनोवृत्ति अच्छी होनी चाहिए। कोई भी खरीदते वक्त कोई भी चीज़ खरीदते वक्त हमें ऐसी झिक नहीं करनी चाहिए, अर्थात गरीबों से खरीदते वक्त या फेरी वालों से जब हम लेते हैं तब। तो दूसरी कथा हम देखेंगे, सही उत्तर। दूसरी लघु कथा है सही उत्तर। तो देखिए मैं पढ़ती हूँ सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ भी तो नहीं था। तो देखिए यहाँ इस दूसरी कहानी में लेखक ने सही उत्तर के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं कि दूसरी लघु कथा में, कि आजकल समाज में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और इसी दोनों बातों पर, मतलब इन्हीं 2 बातों पर लेखक ने यहाँ करारा व्यंग किया हुआ है। लेखक कहते हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण एक व्यक्ति क्या करता है, उसकी योग्यता है, उसके पास उतने सर्टिफिकेट्स हैं, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी ढूंढने के लिए वह दर बदर भटकता रहा है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वह बेरोज़गार ही है, किंतु फिर भी उसने अपना ईमान नहीं बेचा है। वह सत्य के मार्ग पर चलता आया है और निरंतर आगे भी चलने की कोशिश कर रहा है। उसे नौकरी नहीं मिल रही है, सत्य पर चल रहा है इसलिए क्योंकि वह भ्रष्टाचारी नहीं है। वह चाहे तो किसी को पैसे देकर वह नौकरी कर सकता था, नौकरी कमा सकता था, उसे मिल सकती थी, लेकिन उसे यह मार्ग ही पसंद नहीं है। रिश्वत देना या भ्रष्टाचार उसे पसंद ही नहीं है। बहुत ही नेक है, नैतिकता से परिपूर्ण ऐसा वह व्यक्ति है, और इसीलिए वह किसी को भी रिश्वत देना पसंद नहीं करता है, और इसीलिए वह नौकरी के लिए दर बदर भटकता दिखाई दे रहा है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता होने के बावजूद भी उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो हम देखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए जॉब के लिए अर्थात नौकरी के लिए एक व्यक्ति इधर उधर अनेक स्थानों पर भटक रहा है, अनेक जगहों पर उसने आवेदन दिया हुआ है, इंटरव्यू के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, अनेक बार उसने साक्षात्कार भी दे चुका है। साक्षात्कार अर्थात क्या, इंटरव्यू उसने दिया हुआ है बहुत बार, लेकिन उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे कामयाबी नहीं दे रही है। मतलब उसे बहुत होशियार है, योग्यता है, अनेक प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उन प्रमाण पत्रों को और उसने जो मार्क्स पाए हुए हैं उस मार्क्स को कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वह फाइल भी उसे नौकरी देने में नाकामयाब रही है।
और हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला है और योग्यता होने के बावजूद भी उसे निराश ही हो चुका है। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से फाइल एक बाजू में रख कर अपने दोनों हाथ से सिर पकड़ कर बैठा हुआ है। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही परेशान है, जिसे बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिल रही है। और इस कारण वह अभी किसे कोस रहा है बच्चों? तो इस सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, भले ही उसे कुछ भी ना आता हो व्यक्ति को, किसी भी अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जिसे नौकरी चाहिए, उसे कुछ आता भी नहीं है, लेकिन उसने अगर किसी को पैसे दिए तो आराम से उसे उसका चयन हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यह भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था जो है उसे बदलना चाहिए। और यहाँ यह व्यक्ति जो है वो बहुत ही होशियार है, बहुत सारे प्रमाण पत्र उसके पास हैं, फिर भी उसे मतलब वह पैसा नहीं दे रहा है किसी को, मतलब रिश्वत नहीं दे रहा है, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो बेचारा क्या करेगा? वह इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके हाथ में और कुछ भी नहीं है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। तो देखिए बच्चों, उस दिन फिर से एक बार उसे किसी इंटरव्यू के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। तो देखिए बच्चों, इसके पहले भी उसने बहुत सारे साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यूज़ दिए हुए थे। हर इंटरव्यू में वह देश प्रेम पर बोलता था, नैतिकता पर बोलता था, शिष्टाचार होना चाहिए व्यक्ति में। शिष्टाचार अर्थात क्या? उसका आचरण जो है, उसका व्यवहार जो है वह अच्छा होना चाहिए, ईमानदार वह व्यक्ति हो। ऐसे सारे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें वह करता था, तर्कपूर्ण विचार वह अपने मतलब वो जो साक्षात्कार लेने वाले लोग थे उनसे बड़े विश्वास के साथ वह बोलता था। लेकिन आजकल दुनिया में या इस सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचारी लोग ही ज़्यादा भरे होने के कारण यह अच्छे नैतिकतापूर्ण विचार जो है, या देश प्रेम हो, या शिष्टाचार हो, या ईमानदार लोग हो, इन लोगों की कोई कीमत आज समाज में नहीं है, ऐसा दिखाई देता है बच्चों। और इसीलिए जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है उसे आराम से नौकरी मिलती है, और जो भ्रष्टाचार करना नहीं चाहता है, जो शिष्टाचार से आगे बढ़ना चाहता है, ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे समाज आगे बढ़ने नहीं देता है। और इसीलिए यह जो व्यक्ति है हमेशा अपने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इन बातों को कभी उसने छोड़ा ही नहीं है, और इसीलिए शायद हर बार उसे असफलता ही मिली हुई है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने उसे पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो देखिए, वह निकल पड़ा है साक्षात्कार देने के लिए, बहुत ही परेशान सा यहाँ बैठा हुआ है। वह सोच रहा है कि शायद आज भी मुझे यह नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो भ्रष्टाचारी का मार्ग या भ्रष्ट मार्ग में अपनाऊंगा ही नहीं, और मुझे नौकरी मिलेगी ही नहीं। अर्थात अब तक उसकी यह धारणा ही हो गई है कि जहाँ पैसे भरेंगे वही नौकरी मिलेगी, और मैं पैसे भरूंगा नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। यह बात वह शायद सोचता हुआ यहाँ बैठा हुआ है, और उसका नंबर आता है, वह इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है। वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, मतलब साक्षात्कार के लिए, एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ बैठा हुआ है, उनके सामने वह बैठता है इंटरव्यू देने के लिए। तभी इंटरव्यू लेने वाले एक अधिकारी ने उन्हें पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अभी वह सच बोलेगा, वह बहुत ही शिष्टाचारी है, ईमानदार है, तो भ्रष्टाचार के बारे में उसके जो भी विचार है वह बता देता है। तो क्या बताता है वह? कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, भ्रष्टाचार जो है एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है, कलंक। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे कि भ्रष्टाचारी को क्या मानते हैं, या भ्रष्टाचारी के बारे में क्या राय है। तो हमेशा की तरह वह भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बोलता है। वह कहता है कि यह भ्रष्टाचार एक कीड़ा है, और यह कीड़ा देश को लगा हुआ है, और देश को अंदर ही अंदर देश को खा रहा है।
इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को ही खा दिया है और इसीलिए हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है और मतलब कोई सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है इस भ्रष्टाचारी के कारण। क्योंकि भ्रष्टाचार किस तरह से विकास नहीं हो रहा है, तो देखो बच्चों, जो होशियार लोग हैं, जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छे से प्रमाण पत्र है, जिनकी योग्यता है, उनको नौकरी मिलने की जगह जिनकी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, वो एकदम अयोग्य है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, ऐसे लोगों को अगर पैसे लेकर उस जगह पर भर दिया तो वो क्या खाक विकास करेंगे, उन्नति करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ मतलब बुद्धि के तौर पर या बुद्धिमानी और होशियार व्यक्ति को अगर चयन किया तो शायद उसकी होशियारी, उसकी बुद्धिमानी वहाँ काम आएगी और वह अच्छा मतलब अच्छी तरक्की कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे लेकर लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जिसकी योग्यता नहीं है, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को वहाँ भर देते हैं और वह अपने ही तरह काम करने लगता है। तो इस तरह से एक तरफ से देखा जाए तो समाज की व्यवस्था क्या है, चिंताजनक है ऐसे लोगों को भरने के कारण। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है, मतलब भ्रष्टाचार यह एक देश के लिए ही कलंक है जो हमें मिटाना चाहिए। पूरी तरह से उसे हमें मिटाने की ज़रूरत है आज। और यह उसका उत्तर सुनकर अधिकारियों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई है, एक उत्सुकता उनके चेहरे पर छाई है। तो देखिए बच्चे कि यहाँ जो उसके सामने बैठे हुए अधिकारी हैं वो अच्छे हैं, वह भी मतलब शिष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है और इसीलिए शायद उसका यह उत्तर सुनकर उन्हें अच्छा लगा है और इसीलिए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई है और उसके बारे में वह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग उन्हें लग रहा है, उत्सुकता उनके चेहरे पर छाई गई है और उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी थी। मतलब उसने जो विचार, भ्रष्टाचार पर जो विचार उसने व्यक्त किए हुए हैं, उस विचारों में उन्हें थोड़ी सी रुचि लग रही है। शायद उन लोगों को ऐसा ही ईमानदार व्यक्ति चाहिए। दूसरा अधिकारी प्रश्न पूछता है कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो रिश्वत यानी क्या बच्चों, जो अपना काम कराने के लिए, मतलब किसी भी तरीके से करवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं और उस काम को निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो रिश्वत है, रिश्वत देकर ही लोग क्या कर देते हैं, भ्रष्टाचारी ज़्यादा फैलाते हैं। और इसी रिश्वत के बारे में वो क्या कहता है, देखो तो देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि अपना काम करवाने के लिए लोग पैसे देकर, अधिकारियों को पैसे देकर क्या कर देते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, जिसे हम जो पैसे दिए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, रिश्वत। तो हम देखते हैं कि वह जो व्यक्ति गया हुआ है साक्षात्कार के लिए, वह व्यक्ति क्या बताता है। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों को या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि के कारण आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। तो देखिए बच्चों, वह मतलब यह जो व्यक्ति आया हुआ है साक्षात्कार के लिए, जो नौजवान आया हुआ है, वो रिश्वत के बारे में क्या बताता है। वह कहता है रिश्वत यह भ्रष्टाचार की ही बहन है। मतलब रिश्वत और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। जिस तरह से देखिए हम विशेष अवसरों पर हम क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को तोहफा देते हैं या कोई कुछ उपहार देते हैं, इस तरीके से यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाए हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ उपहार देकर हम अपने खुशियों का या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए हम किसी को अगर कुछ तोहफा देते हैं तो हम देने वाले भी खुश होते हैं और तोहफा मतलब वो उपहार लेने वाले भी खुश होते हैं। कभी कभी हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए भी हम क्या करते हैं, मतलब बहन
भाई का जो कर्तव्य होता है, भाई अपना कर्तव्य निभाता है, बहन अपनी कर्तव्य निभाती है, और तब एक दूसरे को उपहार दिया जाता है, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये जो उपहार हम देते हैं हंसी खुशी से देते हैं, दोनों तरफ से यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियों को हम बांटते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि रिश्वत जो है, रिश्वत भी हम किसी को देते हैं दूसरे को, लेकिन उसमें कुछ खुशी नहीं होती है, मतलब रिश्वत देने वाला बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जबकि यहाँ हम उपहार देकर क्या करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन रिश्वत देकर हम खुशियाँ नहीं बांटते हैं, बल्कि क्या होता है, इन रिश्वत के कारण हमारे जो रुके हुए कार्य होते हैं, मतलब किसी कारणवश हमारा कुछ कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो हम गलत तरीका अपनाते हैं, पैसे देकर उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण दबी हुई मतलब रुका हुआ कार्य हमारा पूर्ण होता है, या दबी हुई फाइलें जो होती है वो फाइलें हमारी निकलती हैं, टलती हुई पदोन्नति जो होती है, मतलब अपने जॉब में हमें अगर प्रमोशन चाहिए तो उस प्रमोशन को भी करवाने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकारियों को पैसे खिलाते हैं, और पैसे देने के बाद हमारी पदोन्नति हो जाती है। तो इस तरह से रिश्वत देकर हम क्या करते हैं, हमारे काम पूर्ण, मतलब समाज के कुछ लोग होते हैं जो अपने काम करवा लेते हैं, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल हो सकती है, किसके कारण, रिश्वत के कारण। लेकिन फिर भी यह रिश्वत देना लेना समाज के लिए कलंक है, क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं वह लोग रिश्वत देते हैं और अपना काम करवाते हैं, चाहे भले ही उनकी योग्यता हो या ना हो। लेकिन जो सचमुच योग्य व्यक्ति है, होशियार है, अच्छे पढ़ाई उसने की हुई है, अच्छी खासी पदवियाँ उसने हासिल की हुई है, लेकिन रिश्वत देने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को वह नौकरी नहीं मिलती है। तो यहाँ नुकसान ही नुकसान है। इसके कारण समाज का भी नुकसान है कि अच्छे लोग, अच्छे बुद्धिमानी लोग हमें नहीं मिलते हैं, और इसीलिए यह रिश्वत देना कलंक ही है, समाज के माथे पर लगा हुआ कलंक है, और इसका समर्थन कतई किसी भी हालत में रिश्वत देकर काम करने का मतलब किया नहीं जाना चाहिए, और मैं इसका समर्थन करूँगा ही नहीं। भले ही मुझे नौकरी नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन मैं रिश्वत देकर कोई नौकरी हासिल नहीं करना चाहता हूँ, और यही मेरी धारणा है। ऐसा कहते हुए वहाँ से वह तेजी से निकल पड़ता है। तो रिश्वत लेना और देना दोनों पाप है, और यह भ्रष्टाचार की शुरुआत है, इस बात को बताकर वह बेचारा वहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है हमेशा उसे यह अपने जो सारे विचार जो है, वह विचार जब भी वह साक्षात्कार लेने वालों को बताता है तो कोई भी उसे नौकरी नहीं देता है। तो इसी तरह से वहाँ से वह बताता है कि उसे लगता है कि शायद यह मेरा जवाब इन लोगों को पसंद नहीं आएगा, ये लोग यहाँ से निकल जाओ कहने से अच्छा है कि मैं ही निकल जाता हूँ, ऐसा सोचकर वह क्या करता है, तेज़ी से उठकर निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि जानता था कि शायद मेरा यहाँ भी चयन नहीं होगा, अर्थात मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से सोचा, विचार किया, विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। तो देखिए बच्चों, ऐसा एक ना एक दिन आता है कि हम क्या हो जाते हैं, वहाँ हमारा विजय हो जाता है, हम अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने अच्छे विचारों को लेकर चलेंगे, तो एक ना एक दिन हमें सफलता मिलती ही है। और ठीक उसी तरह से आज हुआ है। वह जो युवक आया हुआ था उसे लग रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा, लेकिन वह गलत था, क्योंकि वहाँ बैठे हुए अधिकारियों ने सोचा, गंभीरता से बहुत ही विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा, और उन्हें लगा कि इस युवक ने बहुत ही सही उत्तर दिया हुआ है, मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वत दोनों समाज के लिए कलंक है, और उस पर उसने जो विचार व्यक्त किए हैं वो एकदम सही हैं, और ऐसे मतलब ईमानदार व्यक्ति को हमें नौकरी दे देनी चाहिए, शायद ऐसा वो सोचते हैं, और उसका सिलेक्शन उसी जगह पर किया जाता है। तो हम यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि उस युवक को नौकरी मिली हुई है, और दोनों मतलब हस्तांदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह से उसे नौकरी मिल गई है। आज वह उसने समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त
कभी भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अर्थात क्या बच्चों, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। कुछ दिनों तक हमें निराशा ज़रूर मिल सकती है, लेकिन सत्य का मार्ग हमें छोड़ना नहीं है। चलते रहना है, चलते रहना है। एक ना एक दिन हमें सफलता तो मिलनी ही है। अर्थात परास्त नहीं होता, अर्थात क्या है, उसका पराभव कभी नहीं होता है। सत्य का पराभव कभी नहीं होता है। हाँ, देर थोड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा पराभव नहीं हो सकता है। सत्य कभी हारता नहीं है। और यही बात इस सही उत्तर इस लघु कथा के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर यह जो करारा व्यंग लेखक ने यहाँ किया हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, सत्य के मार्ग पर हमें चलते हुए अनेक कठिनाइयाँ मिलती है, कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन उन कठिनाइयों का, उन संघर्षों का सामना करते हुए हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। अंततः परिस्थितियाँ जो होता है, चाहे जैसी भी हो, हमें सदैव सत्य व सुनीति के मार्ग पर ही चलना है और हमें निरंतर परिश्रम करते रहना है। हार कर हमें बैठना नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना है। परेशानी तो आएगी ही, लेकिन उससे हार नहीं माननी है। आगे बढ़ते हुए हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर विचार यहाँ सही उत्तर इस पाठ में इस लघु कथा में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, यह जो व्यक्ति है उसे बहुत ही अच्छे से सफलता मिल गई है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उसे सफलता आज हासिल हो गई है। तो समाज में से हमें भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर करो, बेहतर देश का निर्माण करो। अर्थात हमें इसी सुविचार के मतलब सुविचार को लेकर आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। आज हमारी यह जिम्मेदारी है, एक सामाजिक कर्तव्य है हमारा कि समाज से हमें इस भ्रष्टाचार के कलंक को मिटाना है। और इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को देश से दूर करना है, तभी हमारा देश विकास और उन्नति के पथ पर चलेगा। और इसलिए यहाँ कहा गया है कि भ्रष्टाचार को दूर करो, बेहतर देश का निर्माण करो। धन्यवाद बच्चों।